सोचिए, आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री की ठंड में फंस गए हैं। खाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय आपके दोस्तों की लाशों के। क्या आप जिंदा रहने के लिए उस हद तक जाएंगे? आज की सच्ची घटना आपकी रूह कंपा देगी। ये कहानी 1972 की उस रोंगटे खड़े कर देने वाली त्रासदी की है जब मौत हवाओं में छिपकर फ्लाइट 571 का इंतजार कर रही थी। उरुग्वे की रग्बी टीम के नौजवान खिलाड़ी जीत के सुनहरे सपने और आंखों में चमक लिए सफर पर निकले थे, जहां विमान के अंदर का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। हंसी ठिठोली के बीच कैमरे के फ्लैश चमक रहे थे और पीछे की सीटों पर ताश के पत्तों के साथ बेफिक्री का खेल चल रहा था। तभी विमान को एक जोरदार झटका लगता है जो सबकी हंसी को पल भर के लिए खामोशी में बदल देता है। माहौल में डर घुलने ही वाला था कि तभी उनमें से एक लड़का बड़े विश्वास के साथ समझाता है कि घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ की पहाड़ी हवाएं अक्सर फ्लाइट्स को अपनी ओर खींचती हैं, इसलिए ऐसे झटके आम हैं। उसकी बात सुनकर सबका डर खत्म हो जाता है और वो सब वापस अपनी हंसी ठिठोली में मशगूल हो जाते हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि यह शांति तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। जैसे ही उनका विमान एंडीज की विशाल और जानलेवा पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर पहुंचता है, मौसम अचानक अपना विकराल रूप दिखा देता है। बादलों की घनी धुंध में पायलट की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे रास्ता दिखना बंद हो जाता है। कुदरत के थपेड़ों से विमान बुरी तरह डगमगाने लगता है। तभी अचानक बादलों का वह सफेद पर्दा हटता है और पायलट की रूह कांप जाती है, क्योंकि सामने रास्ता नहीं बल्कि मौत बनकर एक विशाल चट्टान खड़ी थी। पायलट प्लेन के इंजनों की पूरी ताकत झोंककर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उस चोटी को पार कर सके, लेकिन कुदरत के उस क्रूर फैसले के आगे लोहे की वो विशाल मशीन आखिरकार हार मान लेती है और एक जोरदार धमाके के साथ विमान का पिछला हिस्सा पहाड़ की उस नुकीली चोटी से टकराकर अलग हो जाता है, जिससे हवा का दबाव एक भयानक वैक्यूम बनाता है और कई जिंदा लोगों को उनकी सीटों समेत विमान से बाहर खींचकर आसमान की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब कर देता है। इसके बाद जो होता है वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। विमान का अगला हिस्सा सैकड़ों किलोमीटर की रफ्तार से बर्फीली ढलान पर फिसलता है। अंदर बाकी बचे हुए लोग जो प्लेन के अगले हिस्से में थे, उन्होंने कसकर अपनी सीटें पकड़ रखी थी। उनकी आंखों में मौत का मंजर साफ था। तभी विमान एक पत्थर से टकराकर अचानक रुकता है और उस भयानक झटके से अंदर की सीटें ताश के पत्तों की तरह उखड़कर एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, जिससे कई यात्री अपनी सीटों के बीच ही कुचलकर दम तोड़ देते हैं। जब वो भयानक शोर थमता है तो चारों तरफ सिर्फ अंतहीन सफेद बर्फ और मौत का गहरा सन्नाटा पसर जाता है। जिंदा बचे हुए लोग घायल हालत में मलबे से बाहर निकलते हैं, जहां उन्हें एहसास होता है कि वो दुनिया की सबसे दुर्गम और वीरान जगह पर फंस चुके हैं, जहां तापमान -30 डिग्री से भी नीचे था और उनके पास न तो ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े थे और न ही पेट भरने के लिए खाना। सूरज ढलते ही उनकी पहली रात कयामत बनकर आती है, क्योंकि टूटे हुए प्लेन के ढांचे से बर्फीली हवा अंदर घुस रही थी। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे से चिपककर शरीर की गर्मी बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके घायल साथी दर्द से कराह रहे होते हैं। एक एक पल मौत से लड़ने के बाद जब सुबह की पहली किरण आती है तो बची खुची उम्मीद के साथ वे बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या किसी को पता है वो कहाँ है। लेकिन जवाब में उन्हें चारों तरफ सिर्फ मीलों दूर तक फैली जानलेवा सफेद बर्फ ही दिखाई देती है। जीवित बचे लोग मलबे के अंदर जगह बनाने में जुट जाते हैं ताकि घायलों को सुरक्षित रखा जा सके। वे फौरन सीटों और टूटे हुए सामान को बाहर निकालते हैं और मरे हुए साथियों के शवों को भारी मन से बाहर बर्फ में लिटा देते हैं। भूख से लड़ने के लिए वे सूटकेस से मिले खाने के छोटे मोटे सामान को इकट्ठा करते हैं, जो उनके जीने का एकमात्र सहारा था। तभी आसमान में एक विमान की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और वे पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाते हैं, मगर उनकी आवाज हवाओं में गुम हो जाती है। मायूसी के साथ वे विमान के टूटे हुए हिस्से को सामान से ढककर एक और जानलेवा रात गुजारते हैं। अगली सुबह प्यास बुझाने के लिए वे धूप की गर्मी से बर्फ पिघलाकर बूंद बूंद पानी जमा करते हैं और उम्मीद की एक आखिरी कोशिश में सूटकेस और कपड़ों से बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस का निशान बनाते हैं। कुछ देर बाद जब एक और विमान ऊपर से गुजरता है तो वे कांच के टुकड़े से सूरज की रोशनी को उसकी तरफ चमकाते हैं। उन्हें लगता है कि पायलट ने उन्हें देख लिया है और वे खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन यह खुशी पल भर की थी, क्योंकि वो विमान भी बिना रुके बादलों में ओझल हो जाता है। अब उन्हें कड़वा सच समझ आ जाता है कि कोई बचाव दल उन्हें नहीं देख पाया है और मदद का इंतजार करना बेकार है। तभी किसी को याद आता है कि पायलट ने बताया था कि एयरक्राफ्ट रेडियो की बैटरियां विमान के पिछले हिस्से में थीं, जो टूटकर कहीं दूर गिरा गई थी। जीने की आखिरी उम्मीद के लिए 4 बहादुर साथी अपनी जान जोखिम में डालकर उस पिछले हिस्से को खोजने के लिए अंतहीन बर्फ के बीच निकल पड़ते हैं। वे उम्मीद लेकर उस ढलान पर चढ़ते हैं जहां से प्लेन फिसला था, लेकिन कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर जब वे पीछे मुड़ते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है। सफेद बर्फ की चादर में उनका विमान पूरी तरह गायब हो चुका था। उस पल उन्हें वो कड़वा सच समझ आ जाता है कि जब इतनी पास से उनका प्लेन नजर नहीं आ रहा तो आसमान से गुजरने वाले बचाव दलों को वो कभी नहीं दिखेगा, और अगर वो यहीं रुककर मदद का इंतजार करते रहे तो एक एक करके मारे जाएंगे। तभी बर्फ चटकने की भयानक आवाजें गूंजती है।
और ऊपर से गिरती बर्फ के डर से उन्हें मजबूरन वापस मलबे में लौटना पड़ता है। समय रेत की तरह फिसलता जाता है और छठे दिन तक उनका खाने का एक एक दाना खत्म हो जाता है। भूख से पागल होकर कुछ लोग जूतों के फीते और सिगरेट खाने लगते हैं। तभी नांदो एक ऐसा खौफनाक सुझाव देता है जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। वो कहता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें अपने मरे हुए साथियों के शरीर को खाना होगा। इस बात पर वहां तीखी बहस होती है और नैतिकता और धर्म के डर से कोई इसके लिए तैयार नहीं होता। इसी मायूसी के बीच नांदो की बहन दम तोड़ देती है, जो नांदो के लिए एक गहरा सदमा था। वो चीख कर मदद मांगता है मगर वहां कोई कुछ नहीं कर सकता और आखिरकार वो अपनी बहन को भारी मन से बर्फ में दफना देता है। वक्त बीता जाता है और 9वां दिन आते आते भूख की तड़प इंसानियत और बरसों पुराने उसूलों पर भारी पड़ने लगती है। पेट की आग और जीने की अंधी चाहत के आगे आखिरकार नैतिकता घुटने टेक देती है और 4 लोग पत्थर दिल करके वो दिल दहला देने वाला फैसला लेते हैं जिसके बारे में सोचना भी गुनाह था। वे अपने ही मरे हुए साथियों के शरीर का मांस खाने लगते हैं। यह मंजर बाकी लोगों के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जिंदा रहने की मजबूरी उन्हें भी यह कड़वा घूंट पीने पर मजबूर कर देती है। हालांकि समूह में अब भी कुछ ऐसे लोग थे जिनके लिए यह किसी पाप से कम नहीं था और वे भूख से मरना मंजूर करते हैं, लेकिन अपने उसूलों से समझौता करने से साफ इनकार कर देते हैं। उसी दौरान नुमा को बर्फ में दबा एक सूटकेस मिलता है जिसमें एक छोटा FM रेडियो था। किसी तरह तारों को जोड़कर जब वे सिग्नल पकड़ते हैं तो वहां से आ रही खबर उनकी रही सही उम्मीद भी कुचल देती है कि विमान की खोज में चलाए गए सारे बचाव अभियान अब बंद कर दिए गए हैं। यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते और अब बस दुख और गहरा सन्नाटा बचता है। अब खुद को बचाने का जिम्मा उनका अपना था, इसलिए 3 लोग विमान की बैटरियों की तलाश में दोबारा पहाड़ की जानलेवा चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक दिल दहला देने वाले मंजर से होता है, जहां उन्हें बर्फ में दबी अपने ही बिछड़े हुए दोस्तों की जमी हुई लाशें मिलती। उन बेजान चेहरों को पहचान कर वो बुरी तरह टूट जाते हैं और रोते हुए गले लगा लेते हैं। लेकिन जिंदा रहने की मजबूरी ऐसी थी कि भारी मन से उन्हें अपने ही दोस्तों की लाशों की तलाशी लेनी पड़ती है ताकि शायद कोई खाने का टुकड़ा या काम की चीज मिल जाए। अभी वो इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि तभी मौसम फिर करवट बदलता है और आसमान से आफत बनकर भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। चारों तरफ घने अंधेरे और जानलेवा ठंड के बीच बचने का कोई रास्ता न पाकर वे तीनों एक विशाल चट्टान की आड़ में दुबक जाते हैं और एक दूसरे से चिपककर कांपते हुए मौत के साये में वो खौफनाक रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब उन तीनों की नींद खुलती है तो वे पूरी तरह बर्फ की चादर के नीचे दबे हुए थे। हिम्मत करके वे खुद को बर्फ से बाहर निकालते हैं, मगर उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जानलेवा ठंड से एक की पलकें तक जम गई थी और बाकी 2 हिलने की स्थिति में भी नहीं थे। आगे बढ़ना अब आत्महत्या जैसा था, इसीलिए भारी मन और टूटी हुई हिम्मत के साथ वे वापस लौटने का फैसला करते हैं। वे विमान के एक टूटे हुए हिस्से को स्लेज बनाकर ढलान से नीचे फिसलते हुए वापस आते हैं, जहां बाकी साथी उन्हें खींचकर जल्दी से अंदर ले लेते हैं। लेकिन उनकी यह खाली हाथ वापसी शिविर में एक गहरा मातम ले आती है और अब सबकी आंखों में वो खौफनाक यकीन दिखने लगता है कि शायद यह सफेद रेगिस्तान ही उनकी आखिरी मंजिल है। जैसे तैसे 17 दिन बीत चुके थे, लेकिन आने वाला कल और भी भयानक होने वाला था। अगली सुबह एक बर्फीला तूफान अपनी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। वे अंदर बैठे ही थे कि अचानक बर्फ का एक भारी सैलाब विमान के टूटे हुए हिस्से से अंदर भर जाता है, जिससे सब अंदर फंस जाते हैं। कुछ लोग संघर्ष करके बाहर निकलते हैं और बाकियों को भी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बर्फ की एक और लहर आती है और विमान पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। अब उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वे एक लोहे की रॉड से विमान की छत पर छेद करते हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। अंदर का मंजर खौफनाक था, क्योंकि उन्हें उन साथियों की लाशों को एक कोने में रखना पड़ा जो बर्फ में दबकर मर चुके थे। अब 18 दिन हो चुके थे और भूख से सबका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। उनके पास मरे हुए साथियों को खाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वे अपने ही लोगों को खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसी बीच नुमा नाम का लड़का जान की परवाह किए बिना खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश करता है और इस जद्दोजहद में उसका पैर कांच से बुरी तरह कट जाता है, मगर वो रुकता नहीं और लगातार कोशिश के बाद बाहर निकलने में सफल हो जाता है। हल्की रोशनी अंदर आती है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और बाहर निकलकर वे देखते हैं कि विमान बर्फ में दफन है। वे पागलों की तरह बर्फ खोदना शुरू करते हैं और कड़ी मेहनत के बाद विमान को बाहर निकाल लेते हैं। वे फिर से विमान के पिछले हिस्से को खोजने की सोचते हैं, मगर जानलेवा ठंड के कारण किसी की हिम्मत नहीं होती और ऐसे ही इंतजार में 34 दिन बीत जाते हैं। अब मौसम थोड़ा सुधरने पर 4 लोग उस पिछले हिस्से को खोजने निकलते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने पर नुमा की हालत उस कटे हुए पैर के जख्म के कारण बिगड़ने लगती है। वो साथियों पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए उन्हें आगे भेजकर खुद वापस लौट आता है। वहीं दूसरी तरफ घंटों की जानलेवा थकान और मीलों चलने के बाद उन तीनों साथियों की मेहनत रंग लाती है और उन्हें बर्फ में दबा विमान का पिछला हिस्सा मिल जाता है। यह खोज उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि वहां उन्हें प्लेन की बैटरियां, कुछ खाने पीने का सामान और वाटरप्रूफ कपड़े मिलते हैं, जिन्हें वे स्लीपिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन तभी उनके सामने एक नई चुनौती आ खड़ी होती है।
बैटरियां इतनी भारी थीं कि उन्हें वहां से हिलाना नामुमकिन था। इसलिए वे एक बेहद कठिन फैसला लेते हैं। वे बैटरियों को वहीं छोड़कर मीलों का वो मुश्किल सफर दोबारा तय करते हुए वापस अपने साथियों के पास लौटते हैं, ताकि वहां से एयरक्राफ्ट रेडियो निकालकर उसे बैटरियों से जोड़ सके। शरीर में ताकत न होने के बावजूद जीने की जिद में वे एयरक्राफ्ट रेडियो को लाद कर वापस बैटरियों तक पहुंचते हैं और कांपते हाथों से उसे चालू करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। तमाम जद्दोजहद के बाद भी वो रेडियो चालू नहीं होता। पल भर में उनकी सारी उम्मीदें फिर से बिखर जाती हैं। वो निराश होकर भारी मन से वापस लौटते जाते हैं। जब वे अपने साथियों के पास पहुंचते हैं तो उनकी झुकी हुई नजरें बिना कुछ बोले ही सारी दास्तां बयां कर देते हैं कि उनका आखिरी प्लान भी फेल हो चुका है, जिससे खेमे में एक बार फिर मातम जैसा सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह जब वे उम्मीद लगाए एफएम रेडियो सुन रहे होते हैं तो खबर आती है कि 2 महीने बाद बचाव दल आखिरी बार खोज शुरू करेगा। यह सुनकर कुछ को तसल्ली मिलती है, मगर बाकियों को यकीन हो जाता है कि अगर इतने दिनों में वो नहीं ढूंढ पाए तो आगे क्या खाक ढूंढेंगे। अब उन्हें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। इसी मायूसी के बीच नुमा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है और मरते मरते नांदो से एक ऐसा रूह कपा देने वाला वादा लेता है। वो कहता है, मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरे शरीर का मांस खा लेना ताकि तुम जिंदा रह सको। और इसी आखिरी त्याग के साथ रात की नींद में ही वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ जाता है। सुबह उसकी ठंडी पड़ी लाश देखकर दुख तो होता है, मगर उनका हौसला नहीं टूटता। करो या मरो की सोच के साथ 3 साथी मदद के लिए अपने आखिरी और सबसे खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में बर्फीला तूफान और हड्डियां गला देने वाली ठंड उनका रास्ता रोकती है, लेकिन रात होते ही वे विमान से मिले वाटरप्रूफ कपड़े को एक कवच की तरह ओढ़ कर एक दूसरे से सटकर बैठ जाते हैं ताकि किसी तरह सुबह का सूरज देख सके। अगली सुबह वे फिर उठ खड़े होते हैं और जब वे उस गगनचुंबी चोटी की आखिरी चढ़ाई पूरी करते हैं तो सामने का मंजर उनका दिल तोड़ देता है। पहाड़ खत्म नहीं हुए थे, बल्कि उनका एक अनंत सिलसिला सामने खड़ा था। यह देखकर उनकी हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन नांदो की आंखों में अब भी एक जिद थी। वो फैसला करता है कि मौत मंजूर है, पर वो पीछे नहीं मुड़ेगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि इन पहाड़ों के पार जिंदगी जरूर होगी। राशन बचाने के लिए वे भारी मन से अपने तीसरे साथी को वापस मलबे की ओर भेज देते हैं और खुद मौत के मुंह में आगे बढ़ते हैं। कई दिनों तक चलने के बाद जब उनका शरीर जवाब देने लगता है, तभी कुदरत का करिश्मा होता है और बर्फ का रेगिस्तान खत्म होने लगता है। रेंगते घिसटते वे एक बहती हुई नहर के पास पहुंचते हैं और जब वे पानी पी रहे होते हैं तभी रॉबर्टो की नजर नहर के उस पार एक इंसान पर पड़ती है। वे पागलों की तरह चीखते हैं, मगर पानी के शोर में आवाज उस तक नहीं पहुंचती। तब वो फरिश्ता रूपी आदमी एक पत्थर पर कागज लपेटकर उनकी तरफ फेंकता है। नांदो कांपते हाथों से उस कागज पर अपनी आपबीती लिखकर वापस फेंकता है। जैसे ही वो आदमी उस संदेश को पढ़ता है, वो समझ जाता है कि उसके सामने इतिहास का वो चमत्कार खड़ा है जिसे दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। वो तुरंत मदद बुलाता है और कुछ ही देर में उस वीरान घाटी में हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। मलबे के पास बैठे बाकी साथियों के कानों में जब यह आवाज पड़ती है तो उनके मुरझाए चेहरों पर आंसुओं के साथ मुस्कान दौड़ जाती है। 72 दिनों की वो खौफनाक जंग, भूख प्यास और मौत को हराने के बाद आखिरकार जिंदगी जीत गई थी। लेकिन यह जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि उन दोस्तों की भी थी जिन्होंने अपने शरीर की कुर्बानी देकर इन्हें जिंदा रखा था। और इसी जज्बे के साथ ये कहानी खत्म होती है, जो हमें सिखाती है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।